सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार, यह है कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के हमारे खास मेहमान कौन हैं, ये बताने से पहले आपको सुनवाते हैं कुछ गीतों की झलक। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे। दोस्तों झलक तो आपने सुन ली, और इन गीतों को जिस गीतकार ने लिखा है वही हमारे खास मेहमान हैं। आप सब इन्हें समीर के नाम से जानते हैं। हमारे स्टूडियो में समीर साहब उपस्थित हैं। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी कमल शर्मा। समीर जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। समीर जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके पहले भी आप विविध भारती के एक प्रोग्राम में से मिलिए और फौजी भाइयों के प्रोग्राम जय माला में शिरकत कर चुके हैं, और ये तीसरा मौका है जब आप एक बार फिर हमारे सुनने वालों से मुखातिब हैं। तो बताइए कि आपको उनसे मिलते हुए तीसरी बार कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। आने वाले दिनों में भी मैं हमेशा चाहूँगा कि विविध भारती के थ्रू मैं श्रोताओं से जितनी बार बात कर सकूँ उतना अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं, मेरा कुछ लगाव है रेडियो के लोगों से, इसलिए मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। क्या आप भी रेडियो के श्रोता रहे हैं, विविध भारती के खास तौर पर? मुझे वो दिन भी याद है जब मेरी दादी माँ ने ट्रांजिस्टर खरीदा था, तो ऐसा मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कमी थी जो पूरी हो गई। अच्छा। और सारा दिन हम लोग उसकी सफाई करते थे और केवल विविध भारती के प्रोग्राम सुनते थे। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने बड़े फैन रहे हैं। समीर जी, अब तो ऐसा है कि आप तो फैन रहे हैं जिसके, लेकिन अब आपके भी बहुत सारे फैन हैं जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम विविध भारती पर सुन रहे हैं। तो उनके लिए मैं सिलसिला शुरू करता हूँ सवालों का। आप तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए समीर जी, ऐसा है कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। तो जो सितारे पर्दे पर नजर आते हैं उनके अलावा फिल्मों की कामयाबी में जिन अन्य सितारों का योगदान होता है, मसलन कहानीकार, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार और पार्श्व गायक, तो पर्दे के सितारों की चमक बढ़ाने में इनका योगदान कितना है, आप बताइए। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने महसूस भी किया अभी यहाँ काम करके फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ एक जुमला बहुत पॉपुलर है कि भाई इट्स ए टीम वर्क। वैसे ही फिल्म के सितारे हों या फिल्म की सक्सेस हो, सबके पीछे उसके जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, वो राइटर हैं, कैमरामैन हैं या डांस डायरेक्टर हैं, जितने लोग भी हैं, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि मुझे लगता है अगर कहीं से कुछ भी मिसिंग है तो फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो सकती। समीर जी, कविता या गीत की हम बात करें
आप एक गीतकार हैं, सफलतम गीतकार हैं आज के। पहली कविता अपनी जिंदगी की, पहला गीत आपने कब लिखा? अच्छा सवाल है। असल में क्या है, वो दिन, वो डेट तो मुझे याद नहीं है, मगर वो मैं उस वक्त किस क्लास में था वो जरूर याद है। मैं 6th स्टैंडर्ड में था। 11 साल के रहे होंगे। हाँ। और तब मैंने महसूस भी नहीं किया कि मैं कविता लिखने के लिए कविता लिख रहा हूँ। ऐसा लगा कि मेरे अंतर मन में कहीं कोई चीज जो है वो बार बार मुझे परेशान करती है, विवश करती है कि नहीं ये कुछ है, तुम इसको डेवलप करो। तो कभी कहीं से दिलो दिमाग में बात नहीं थी कि नहीं मुझे कवि बनना है या गीतकार बनना है। तो वो शौक था और मैं उसको शौक की तरह ही करता गया। और मैंने पहली कविता लिखी 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था। पहले तो कुछ लाइन आती थी, चली जाती थी, और बार बार मुझे लगे कि ये मैं क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ, बट उसको मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। बट मैं जब 12th स्टैंडर्ड में गया तो मैंने पहली कविता लिखी। और मुझे याद है उस दौर में नई कविताओं का एक बड़ा सिलसिला चला हुआ था। जी हाँ। तो मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं भी कुछ एक आध नई कविता लिखूं। तो मेरे कॉलेज में एक फंक्शन उन लोगों ने रखा था कि भाई नई कविताएं आप लोग लिख के लाइए और उसमें सबको पुरस्कार दिया जाएगा। उसकी पहली लाइन मुझे याद है कि गर्भवती सड़क पे रेंगता हुआ चांद। तो अब वो बाद में जब कभी मैं तन्हाई में सोचता था तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है, बट लिख गया मैं उस एक खास माहौल में और एक खास दिमाग उस वक्त था, उसमें लिख गया। जो बिंब आपके दिमाग में जो बिंब मेरे दिमाग में आया मैं उसको लिखता चला गया और उसपे मुझे पहला पुरस्कार मिला था। अच्छा। वो जब पुरस्कार मिला वहां से मुझे लगने लगा कि नहीं यार इसमें कोशिश करनी चाहिए, इस तरफ, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। फिर वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ कविताओं के लिखने का। यानी कि वो जो बेचैनी और छटपटाहट थी उसने बाद में आपको और ज्यादा सक्रिय बना दिया, एक रचनाकार बना दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, आपने कॉलेज के दिनों का जिक्र किया और ये भी बताया कि पहली कविता कैसे और कब आई, तो कुछ बताइए अपने कॉलेज के दिनों के बारे में। कहाँ आपकी पढ़ाई हुई? क्या है कि आज भी मुझे मेरे शहर की खुशबू, मेरे मिट्टी की खुशबू आज भी मेरे सांसों में रहती है। और मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिस करता हूँ तो उस अपने शहर को। और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बनारस। साहब वो तो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है। वहीं की एक उपलब्धि मैं भी हूँ। और वहाँ की मिट्टी में मुझे लगता है क्रिएटिविटी बसी हुई है। तो जब बचपन से लेके जवानी का काफी हिस्सा मेरा वहाँ गुजरा और कॉलेज मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से काम किया। और तब तक मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे बम्बई शहर में आना है और गीतकार बनना है। वहाँ का मुझे आपने जिक्र किया कॉलेज का, तो कॉलेज का एक बहुत अच्छा सा वाकया याद आता है कि धीरे धीरे जब कविताएं लिखने का दौर आगे चलता रहा तो एक बार एक मुशायरा हुआ, युवा कवि सम्मेलन हुआ मेरे कॉलेज में। तो उसमें मेरे दोस्तों ने मेरा नाम भी दे दिया उन लोगों को, आयोजकों को, और उनसे कहा कि भाई हमारा दोस्त है, ये भी कुछ कविताएं लिखता है, तो आप इसको इस मुशायरे में इसकी भी शिरकत करवाइए। तो मुझे याद है कि मुशायरे में ये हालत हो गई क्योंकि पूरा यंग क्राउड बैठा हुआ था, सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए थे और लोगों ने कविताएं शुरू की, शायरी शुरू हुई। उसके बाद जो हुटिंग शुरू हुई, क्योंकि यंग जनरेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर मेरा नाम 3 बार पुकारा गया और मैं सीट पे बैठ के मुशायरा सुन रहा था और मैं उठ के जाने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगा कि अगर मेरी भी यही हालत हुई तो मेरे कॉलेज में फिर मैं किसी गली से गुजर नहीं सकता। बट वो 3 बार मेरा नाम उन लोगों ने जब पुकारा तो मेरे दोस्त नहीं माने, अरे यार बहुत बदनामी हो जाएगी, तुम चलो। फिर बड़ी मुश्किल से, बहुत हिम्मत, और मेरी जिंदगी का पहला मुशायरा और वहाँ के हालात ऐसे, मैंने बोला अभी मैं क्या करूं। फिर मैंने बोला अभी जाना तो पड़ेगा, अभी जान बचने वाली नहीं है। वो कविता बाद में मैंने किसी फिल्म में, एक B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म मैंने लिखी थी, कल की आवाज़, तो उसमें मैंने वो गाना लिखा। तो मैंने बहुत सोचा कि इस माहौल में मैं क्या सुनाऊं, मेरी कुछ समझ में बात नहीं आ रही थी। तो मैंने एक कविता बहुत पहले लिखी हुई एक कविता थी, तो मैंने बोला ये बहुत सही मौका है यहाँ पे सुना देने का, और देखता हूँ जो भी होगा मेरा भी हश्र। वो कविता कुछ ऐसी, उसकी चंद पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा श्रोताओं को कि क्यों लड़कियां राज हमसे छुपाती हैं, क्यों ये लड़कियां राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती। उसके बाद मुश्किल ये हुई कि लड़कियों की तरफ से तो, लड़कों की तरफ से तो बड़ा क्लैप हुआ, मगर लड़कियों ने हुटिंग शुरू की कि जवाब दो। मैंने बोला अभी ये भी मुश्किल है। तो मैंने फिर बोला, मैं मुश्किल में पड़ गया कि अब तो मैं फंसा। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैं जवाब देता हूँ। फिर मैंने बोला कि भाई फिर ये तो सवाल जो था लड़कों का था, मगर लड़कियों का सवाल भी लड़कों के लिए है कि भाई क्यों लड़के भी राजे हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हो तो कमारे बताते। तो वो पूरी कविता इतनी जमी कि वहां से मेरे अंदर जो है एक हिम्मत पैदा हुई कि नहीं यार, मंच पे भी
मैं जम सकता हूँ और मंच पे भी मजा आएगा। वहाँ से फिर धीरे धीरे कवि सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हुआ। तो वहाँ तो श्रोता आपको मिले और उन्होंने जो हौसला अफजाई होती है वो उसकी यादें आपने हमारे साथ में बांटी। लेकिन समीर जी, इस वक्त रेडियो सेट के करीब हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो हैं वो आपका कोई गीत, आपकी पसंद का और आपका ही लिखा हुआ गीत सुनना चाहते हैं। तो पहला गीत आज के इस प्रोग्राम में आप कौन सा सुनवा रहे हैं? जरूर, मैं श्रोताओं को अपनी पसंद का तो मैं आपको बिल्कुल ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेरी पसंद का गीत है, क्योंकि मेरे जितने लिखे गीत हैं सब मेरी पसंद के हैं। मगर मैं श्रोताओं की पसंद का एक गीत उनको सुनाना चाहूँगा जिसको इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और वो फिल्म भी बहुत चली। मेरी ज़िंदगी की पहली सफल फिल्म थी दिल, और उसका पहला गाना जो बहुत अच्छा गाना था, जो बहुत पॉपुलर हुआ, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। मैं चाहता हूँ ये गाना आप लोगों को ज़रूर सुनवाइए। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन ना आए, चैन ना आए, चैन ना मुझे नींद न आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। समीर जी, जिंदगी जो है, जब हम बात करते हैं तो जिंदगी के बहुत सारे रंग हैं। और जबान की भी बात करें, यदि जिंदगी में आप आम आदमी से, खासतौर से जुड़ना चाहते हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो हम उनसे कहना चाहते हैं वो भी जिंदगी की जबान में होना चाहिए, या कि जो कुछ लिखा जा रहा है उसके शब्द भी इतने सहज और सरल हों ताकि वो जिसके लिए लिखा जा रहा है वो भी उसको ग्रहण कर सके? बिल्कुल। मैंने ये जो आपने सवाल किया, ये इससे पहले भी लोगों ने मुझसे कई बार यही कहा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि आप जो लिखते हैं वो इतना सरल होता है, इतना सिंपल होता है कि वो हर आदमी उसको बड़ी आसानी से समझ लेता है। क्योंकि मुझे याद है, मैंने जब शैलेंद्र को सुना था, मैंने साहिर को सुना, मैंने इन लोगों के गाने जब मैं सुनता था तो कभी भी कोई गाना, साहिर साहब इतने अच्छे शायर थे, बट उनके किसी फिल्मी गाने में आपको कभी कोई इतना मुश्किल लफ्ज नहीं मिला होगा जिससे आपको लगे कि यार इसकी
इसका मतलब क्या होता है उनकी समझ में नहीं आए लोगों के। तो मैंने उस चीज को बहुत ध्यान दिया। जैसे शैलेंद्र जी का इतना अच्छा गाना था, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। फलसफा ही है बड़ा। बट फलसफा बहुत बड़ा, बट उसमें जो शब्दों का चयन है वो इतना सरल है कि कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसमें इसमें ऐसा कोई एक वर्ड है जिसका मतलब लोगों को नहीं पता चले। तो मैंने उस चीज को हमेशा सोचा और उस पर गौर किया और उसको फॉलो किया मैंने। जब मैं गाना लिखने लगा तो मेरी पहली कोशिश यही होती है कि जो भी कहना है, बात भले बहुत बड़ी कहनी हो मगर उसको बड़े आसान तरीके से कहा जाए, क्योंकि गीतकार की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो, क्योंकि हम जो है, हम जिस मीडिया में हैं वहाँ उसको जो देखने वाले हैं, उसको जो सुनने वाले हैं, उसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं। तो अगर आपको हर आदमी के करीब पहुँचना है तो भाषा को उस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हर की समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने उस सरल भाषा को अपनी भाषा बना के इस्तेमाल किया। अच्छा, तो पहला गीत आपकी जिंदगी का कौन सा था जो रिकॉर्ड हुआ? पहला फिल्म के लिए? फिल्म के लिए जो गीत रिकॉर्ड हुआ, असल में मेरी जो मातृभाषा है वो है भोजपुरी। तो जब मैं बम्बई की सड़कों पे संघर्ष के दिनों में इधर उधर भटक रहा था, उसी ज़माने में मेरी मुलाकात हुई एक उस ज़माने के जो भोजपुरी फिल्मों के एक संगीतकार थे, श्याम सागर उनका नाम था। तो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त भी थे, तो मैं उनके यहाँ अक्सर जाया करता था। तो उनको ये पता था कि मैं शायर बनना चाहता हूँ, मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं अभी हिंदी फिल्म तो मेरे पास कोई नहीं है, एक भोजपुरी फिल्म मैं कर रहा हूँ, उसमें एक सिचुएशन है, अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो सोच के आओ। तो फिल्म का नाम था बैरी साउंड और उसका पहला गाना मेरी ज़िंदगी का उन्होंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हिंदी फिल्म का जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ उसके पीछे भी बड़ी अजीब सी कहानी है, क्योंकि वो भोजपुरी गाना जब रिकॉर्ड हुआ उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ अपने हिंदी गाने आप सुनाओ। तो जो मैंने उनको कुछ अपने हिंदी गाने सुनाए तो उन्होंने बोला कि समीर, बनारस का टिकट तुम लेके वापस चले जाओ, क्योंकि मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि तुम फिल्म गीतकार नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुमने हमारा बहुत वक्त जाया किया और तुमने जितनी कविताएं सुनाई सब बकवास थी। तो प्लीज़ तुम लौट जाओ और इतने बड़े शायर के बेटे हो, उनका नाम खराब मत करो। तो मैं आपसे बताऊं कि जो मेरी हालत थी, मैं इतना दुखी हुआ, मैं नीचे उतरा, मगर मेरे पिताजी की एक लाइन मुझे बहुत बार बार याद आती थी कि जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूँ। क्या बात है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक आदमी का फैसला आखिरी फैसला नहीं हो सकता। फिर मैं वहाँ से निकला, उषा खन्ना जी के यहाँ मैं कभी एक आध बार ऐसे जाया करता था, तो मैं वहाँ उनके यहाँ गया और मैंने उनको सारी कहानी बताई कि मैं बहुत दुखी होके आया हूँ और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो आप एक बार सुन के और आप बता दीजिए, अगर आप भी कह देंगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ है तो मैं ये डायरी लेके वापस बनारस चला जाऊँगा। तो उन्होंने मेरी कविताएं सुनी और उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि बोले कि इसी हफ्ते में मैं तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करती हूँ और एक अच्छी फिल्म में तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन ज़रूर सफल गीतकार बनोगे। और वो मेरी पहली हिंदी फिल्म थी जिसका नाम था बेखबर, और उसका पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया जिसे अलका याग्निक ने गाया था, और उसके बोल थे कि गोरी परेशान है, काली परेशान है, हर घर वाले से घरवाली परेशान है। वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया, वो मेरी ज़िंदगी का पहला गाना था। तो उस समय तक तो हमारे सुनने वाले बेखबर थे समीर नाम के गीतकार से, लेकिन बाद में जब खबर हो गई तो उनके दिलों पर भी राज किया आपने। आप जो गीत उनको आप सुनवाना चाह रहे हैं, अपनी पसंद का दूसरा गीत, वो आपको क्यों पसंद है और वो किस फिल्म का है, ये बताते हुए आप उनको दूसरा गीत सुनवाइए। दिल के बाद जो मेरी फिल्म जो बहुत चली और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के साथ वो फिल्म ऐसी जुड़ गई कि आखिरी सांस तक वो फिल्म मेरे साथ रहेगी, और लोगों ने बहुत तारीफ़ की उस फिल्म में, और उस फिल्म से ही सही तरह से मुझे रिकॉग्नाइज मिला, लोगों ने जाना कि समीर कौन है, क्या लिखता है। वो फिल्म थी आशिकी, और उसके गाने लोग बहुत पसंद किए। तो उसका जो पहला गाना मैंने लिखा, वो जो मैं अपने श्रोताओं को भी सुनवाना चाहूँगा, वो बहुत अच्छा गाना है कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की
सबके हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वहीं जीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। सांस की जरूरत है जैसे, सांस की जरूरत है जैसे, मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां घूमूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। समीर जी, आपने बीच में बातचीत में अपने पिता का जिक्र किया और हमारे सुनने वाले आपके पिता जो सुप्रसिद्ध गीतकार रहे हैं श्री अनजान से बखूबी परिचित हैं। और आपने देखिए, कविता मुझे जो है विरासत में मिली, क्योंकि मेरी लहू में कविता थी। शायद मेरे अगर पिता गीतकार नहीं होते तो शायद मैं गीतकार बनता ही नहीं। लेकिन आपने अभी जिस तरह से बताया, ऐसे लगता है कि आपके घर में वैसा फिल्मी माहौल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। हुआ क्या कि बचपन से और जवानी का जो मैंने बोला एक दौर था, वो हम अलग थे पिताजी से, क्योंकि पिताजी जो थे बॉम्बे में थे, वो फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे और बाद में वो काफी सफल भी हुए। तो हमारा उनका साथ नहीं रहा, इसलिए फिल्मी माहौल घर में नहीं था। हम लोग बनारस में थे और वो यहाँ थे, तो फिल्मी माहौल होने का कोई मतलब ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद भी बम्बई में, क्योंकि पिताजी की पूरी कोशिश ये थी कि मैं गीतकार नहीं बनूं और फिल्मों की तरफ नहीं आऊं, तो मुझे कई बार ऐसा भी लगा कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि, और उन्होंने जो पहला सवाल किया, मैं अगर अपने श्रोताओं को बताऊं तो लोगों को ताज्जुब होगा कि, और मैं भी जवान था उस वक्त, तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहला सवाल उनका था। आपके कहने का मतलब क्या कि मैं भी जवान था उस समय? अरे साहब, जवान आप अभी भी हैं। वो तो खैर लोगों को पता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुमने कभी मोहब्बत की है? तो मैं जरा पहले तो मैंने बोला यार, एक बाप से मैं इतने जमाने के बाद मिल रहा हूँ और पहला सवाल है। और मेरे अंदर भी एक आग थी, मैंने भी बोला कि नहीं, आज तो ये जो पूछेंगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगा। मैंने बोला हाँ की है।
तो जो मोहब्बत करता आदमी तो क्या सोचता है, मोहब्बत जब करता है तो बोले जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि जब मोहब्बत करता है तो सिर्फ मोहब्बत करता है, उसके आगे पीछे आदमी कुछ नहीं सोचता। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। बोलते तब वो ये नहीं सोचता कि जो जिस लड़की से मोहब्बत कर रहा है वो बेवफा होगी या बावफा होगी। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल सच है। तो बोले ये इंडस्ट्री भी है, ये इंडस्ट्री जो है वो एक महबूबा की तरह है, तो अगर तुमको इससे सच्ची मोहब्बत है तब तो यहाँ आओ बेटा, क्योंकि ये बेवफा भी हो सकती है और बावफा भी हो सकती। और दूसरी बात ये है कि इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मोहब्बत की है कि नहीं की है, क्योंकि मैं अगर तुमने मोहब्बत की है और सच्ची मोहब्बत की है तब तुम इससे भी मोहब्बत करोगे तो उसको निभाओगे, वरना अगर मोहब्बत नहीं की है तो फिर तुम यहाँ से अभी चले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है तुमको इस इंडस्ट्री में आने का। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि भाई यहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मैंने अपने फादर से, मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, मैं अपना दोस्त भी मानता हूँ, अपना पिता तो मानता ही हूँ मैं, मतलब मेरे लिए वो सब कुछ है। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो केवल अपने पिताजी की वजह से। और आज जबकि आप मुंबई में हैं और आपके गीत आपके शहर में आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले और वो जिन्हें कभी आपकी प्रतिभा पर शक भी हुआ करता था, वो लोग भी आज आपके गीत सुनते हैं और आपको एक सफल गीतकार के रूप में पाते हैं। कभी उनसे मुलाकात होती है तो क्या पहली प्रतिक्रिया क्या होती है उनकी? क्या है, मैंने जिंदगी में महसूस किया है कि वक्त के साथ जो है हर चीज बदलती रहती है और मैं हमेशा आगे की चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, गुजरे वक्त को भूल जाने में ही बेहतरी समझता हूँ। इसलिए मैं कभी इन चीज़ों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि जब उन्होंने यह सोचा था तब उनका सोचना बिल्कुल सही था। आज वो जिस तरह से हमारे सामने पेश आते हैं, मैंने आपको उसी संगीतकार के बारे में जिक्र जिसका किया कि जिसने मुझसे कहा था कि तुम बनारस का टिकट लेके वापस चले जाओ, उस संगीतकार ने ही मेरे साथ जो व्यवहार किया। क्योंकि वो ज़माना वो भी आया कि जब मैं उनके घर गया तो वो उठ के बेचारे खड़े हो जाते थे, कह रहे यार समीर आया, इसको बैठने के लिए जगह दो। तो आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं? बिल्कुल, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस जो बोलते हैं ना, ये इतना बड़ा जुमला है कि यहाँ हर आदमी जो है सफलता का पुजारी है। जो सक्सेसफुल है सारी दुनिया उसके साथ है, और खास तौर से मैंने अपनी इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छे से महसूस किया है, देखा है। लेकिन इस वक्त हम सुनना चाहते हैं आपकी पसंद का अगला गीत। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि एक मेरी बहुत म्यूजिकल फिल्म थी और उस फिल्म की कहानी भी थी किसी शायर की और उसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, तो मैं चाहूँगा कि उस फिल्म का एक गाना बजाया जाए। वो फिल्म थी साजन और उसका वो गाना मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे। विविध
भारती से इस समय प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम सेल्यूलाइट के सितारे। इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध गीतकार समीर। तो चलिए सुने आगे की बातें। समीर साहब, पहली रचना, पहला प्यार, तो कोई भी पहली कामयाबी आदमी की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। मैं एक अलग मुद्दे पे आ रहा हूँ। वो जो पहला आपका जो गाना रिकॉर्ड हुआ, उसमें लोगों का जो आपको वो प्रोत्साहन मिलता है, उनकी जो वाहवाही होती है, वो तो होती है, पैसे भी बड़े उसमें काउंट करते हैं, अहम उनका रोल होता है। कुछ पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि कितने पैसे आपको मिले थे पहले गीत के? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी कहानी याद आ गई जब आपने पहले गाने का और पहले पैसे का जिक्र किया। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब मुझे पहले गाने का जब पहला पैसा मिलेगा वो मैं अपनी माँ को भेज दूंगा। तो मुझे याद है उस गाने का मुझे 501 रुपया मिला था, मेरे पहले गाने की जो मेरी पहली कमाई थी। तो मैं पहले एक हाथ में हैंड बैग लेके घूमा करता था लोकल ट्रेन में और इधर उधर तमाम जगह। तो मलाड से मैं कांदीवली अपने एक दोस्त के पास गया, क्योंकि मैं बिल्कुल नया नया था, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम बता दे, तुम मेरे साथ चल और मुझे बता कि भाई वो कहाँ वो जगह है, तो हम वो माँ को मनी ऑर्डर भेजना है। तो उसके साथ मैं लोकल ट्रेन के फ्रंट गेट पे बैठ के आ रहा था और हम दोनों खड़े थे वहाँ सामने, और वो हैंड बैग जो था वो मेरे लेफ्ट हैंड में था और हम लोग बात कर रहे थे। इतनी देर में दो मलाड और कांदीवली के बीच में किसी ने वो पोल से वो डंडे से मेरे हाथ के ऊपर मारा। अच्छा। और मेरा वो बैग छूट गया और वो आदमी था मेरे साथ जिसने मुझे पकड़ लिया, वरना मैं नीचे गिर गया होता। और उसने मुझे अंदर गाड़ी के अंदर रखा और मलाड स्टेशन पे उतरा और भाग के गया वहाँ पता करने। मगर तब तक वो पहली कमाई, वो बैग, वो मेरी सारी कविताएं जा चुकी थी। तो ये कहानी है मेरी पहली कमाई की और मेरे पहले गीत की। ये जो उसका जो दुख है उसको महसूस हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो आप इतने उस समय ऐसी एक अजीब सी स्थिति हो जाती है मन की कि जैसे संभालना मुश्किल होता है। बहुत और इसीलिए मैंने कहा कि वो दर्द जो है अभी भी मुझे, वो याद मेरी जहन में अभी भी रहती है, कभी भूलती नहीं वो बात मुझे। क्योंकि वो कभी भी कोई पूछे ना तो ऐसा लगता है कि मुझे वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने से गुजर गए अभी। उसके बाद जब दूसरी बार, तो ऐसा नहीं हुआ आप लेके गए होंगे घर में, उसका क्या किया उन पैसों का? नहीं, दूसरी बार जो मिला फिर मैंने उसको कहा कि भाई अभी लोकल ट्रेन में तो नहीं जाऊंगा। फिर मैंने उसको बोला कि यार एक काम करते हैं, कि पैसा भी थोड़ा ज्यादा मिला था। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अभी टैक्सी से चलते हैं ताकि कोई खतरा नहीं हो, और ये पैसा माँ को ये तो भेजना ही है, इस बार तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और वो जितना पैसा मुझे जो कुछ भी मिला था वो सब मैंने माँ के नाम भेज दिया। और वो वही फिल्म थी जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था, बेखबर, उसके गाने का पहला जो पैसा था वो मैंने माँ को भेज दी। तो अब कौन सा गीत आप तो सुनवाने जा रहे हैं? अब मैं चाहूंगा एक गीत जो मेरा बहुत चला था और फिल्म मुझे बहुत पसंद थी, बहुत नीट क्लीन फिल्म थी। और वो फिल्म ऐसे दौर में आ गई थी जबकि हम तमाम गीतकारों के ऊपर एक इल्जाम लगा था कि भाई जो है वल्गैरिटी का दौर आ गया और ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं। तो वो फिल्म थी हम हैं राही प्यार के, और वो गाना जो बहुत चला था, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, वो गाना मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोता उसको जरूर सुने। की आड़ से दिलबर का
की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर। समीर जी, अभी आपने खुद कहा कि एक दौर आ गया था जब ये इल्जाम लगने लग गए थे कि गीतकार जो हैं अश्लीलता पर उतर हैं शब्दों के चयन के मामले में, और गीतों में अब वो बात नहीं रही और कविता जो है वो गीतों से विदाई लेने लगी है, तुकबंदी का जमाना आ गया है। इस तरह के जो आरोप लगते हैं कभी कभी सही भी लगते हैं। ऐसी क्या व्यवस्था या मजबूरी होती है जो इस तरह के गीत रचने के लिए गीतकार विवश हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या है, मैं बहुत बार ये बताना चाहता हूँ, और ये जब आरोप, और खास तौर से जो हमारे फैन हैं, जो हमको चाहने वाले हैं, वो कई बार उनको बहुत दर्द भी होता है इन चीज़ों से कि यार एक आदमी जिसने आशिकी के गाने लिखे, दिल के गाने लिखे, साजन के गाने लिखे, उसको क्या ज़रूरत है सरगाए खटिया लिखने की। अभी मेरी भी व्यवस्था क्या है कि जैसे लोगों का ये मानना है कि भाई आज के म्यूज़िक में, आज के संगीत में, आज के गीतों में वो ठहराव नहीं है, वो मीनिंग नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूं कि वो ठहराव, वो मीनिंग है कहां। मुझे ऐसा लगता है कि वो गहराई हर जगह नहीं, अच्छा, और हर जगह नहीं है, अगर जाती जिंदगी में भी वो ठहराव नहीं है। वक्त की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि हर चीज जो है वो सतही होती चली जा रही। अच्छा, और हमारा जैसा लोगों का मानना है, लोग बोलते हैं फिल्म जो समाज का आईना है, मेरा मानना है कि फिल्म समाज का आईना नहीं है, समाज फिल्म का आईना है। हम कोई ऐसी चीज कभी नहीं दिखाते जो हमने देखा नहीं, तो हम तो वो करते हैं जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं। अच्छा, जैसे अश्लीलता की बात जहां तक आपने कही कि एक कोई गाना कभी चला, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गाना क्यों चला, उसके चलने के पीछे वजह क्या है, कारण उसका क्या है। गाना चला इसका मतलब लोगों ने उसको सुना, तो सुना किन लोगों ने। अच्छा, जिन लोगों ने सुना, जब वही ये सवाल उठाते हैं, तो मैं बोलता हूं कि ये बहुत बड़ा जो एक नियम है प्रकृति का कि भाई जब अच्छी चीज जो है ना उसकी जब डिमांड होती है तो बुरी चीज अपने आप मार्केट से खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि बुरी चीज लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए बुरी चीज बन रही है। अच्छा, जब बुरी चीज बन रही है तो अब असली गाने क्यों नहीं आ रहे? अगर हम जबरदस्ती उन पे थोपते ऐसे गाने, या हम जबरदस्ती ऐसे गाने लिख के, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि क्यों मैं लिखूंगा, मुझे अगर मैं अच्छे गाने लिख सकता हूं, अगर मेरी काबिलियत है, तो मैं बुरे गाने क्यों लिखूंगा? इसका मतलब है हमारी कहीं ना कहीं कोई बेबसी है, कोई व्यवस्था है। अच्छा, वो व्यवस्था क्या है उसका भी मैं आपको एक खुलासा करना चाहूंगा कि एक गाना चलता है, एक गाना हिट हो गया, मान लिया चोली के पीछे हिट हो गया। अब ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक कहानी है, एक लोगों की थिंकिंग है, भेड़ चाल, कि एक चीज जब चलती है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। अभी राजा हिंदुस्तानी का गाना परदेसी परदेसी आया जाना नहीं मेरा हिट हुआ, अब हर दूसरे गाने में आके बोलेंगे यार कोई परदेसी वर्ड डाल दो यार। क्योंकि इन लोगों की जो थिंकिंग है, ये इनका ये होता है भाई ये जो चल रहा है इसी पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि एक आदमी जो इतना पैसा लगाता है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो क्या कहीं ये पीछे ये धारणा भी तो नहीं है कि सिर्फ रुपया कमाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारा जो सरोकार है वो कुछ नहीं है, और एक गीतकार भी क्या सिर्फ रुपए कमाने के लिए गीत लिखता है? बिल्कुल, हमारा ऐसा मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर से, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि कवि और गीतकार में एक बड़ा फर्क है कि कवि जो है वो हमेशा स्वतंत्र है, वो लिखता है जो वो चाहता है। गीतकार हमेशा दायरों में होता है, गीतकार हमेशा बंदिशों में काम करता है। गीतकार कभी वो नहीं लिखता जो वो लिखना चाहता है, गीतकार हमेशा वो लिखता है जो फिल्म की सिचुएशन है, जो फिल्म का किरदार है, जो फिल्म की कहानी है। तो अगर हम, या तो हम ये सोच रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, बट अगर हम ये सवाल करें कि समाज की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रति, तो ये क्या बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, इस पे बहुत दूर तक बात की जा सकती है। मगर जब ऐसी भी व्यवस्था आती है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि या तो हम फिल्म में गाने लिखें या हम फिल्म छोड़ दें। अच्छा, और अगर हम फिल्म छोड़ दें, हम इसके लिए भी तैयार हैं, तो फिल्म छोड़ने के बाद हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ कालिदास बनने नहीं आए हैं या तुलसीदास बनने नहीं आए, हमारे यहाँ आने का सबसे सीधा सरल जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा टारगेट है, वो है पैसा कमाना, अपने परिवार का जीवनोपार्जन करना। तो जब हम यहाँ आए तो अब हम या तो फिल्में छोड़ दें। मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी फिल्में देखने को मिले, आपको अच्छे गाने सुनने के लिए मिले, तो उसके लिए केवल फिल्म
इंडस्ट्री या फिल्म वाले के चंद गीतकार या चंद, उसके लिए वो तमाम लोग गुनहगार हैं, वो तमाम लोग दोषी हैं जो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। तो हमको अगर इसको सुधारना है तो टॉप टू बॉटम हर चीज को खत्म करना पड़ेगा। आज बुराई केवल वहां नहीं है, बुराई हर जगह है, वो समस्या हर जगह है, जिसका समाधान हम भी ढूंढ रहे हैं और लोग भी ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन ये इसका निराकरण मिल जाएगा लोगों को, उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला कि अश्लील फिल्मों का एक दौर आया था, अश्लील गानों का, वो चला गया क्योंकि लोगों ने कुछ, जब बाद में कुछ ऐसे गाने बने तो लोगों का जब रिजेक्शन आया, लोगों ने, मुझे यहाँ तक याद है, कैसेट घरों से बाहर फेंक दी, नहीं सुनना। तो उसके बाद अब हम लोगों ने बिल्कुल लिखना बंद कर दिया। कहीं कोई गाना आज मुझे लगता है कई सालों से कोई ऐसा गाना सुनने को नहीं मिला होगा। तो अब गीतकार के रूप में ऐसा कोई गीत जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें कविता के लिहाज से, भावों के लिहाज से कोई बात है, संगीत के लिहाज से भी? एक मेरा बहुत पसंदीदा गाना है जो मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोताओं को आप जरूर सुनाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई गाना जो बहुत पॉपुलर होता है मगर फिल्म नहीं बहुत चल पाती, इसकी वजह से उस गाने को पूरी तरह से जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। वैसे ही मेरा एक गीत है जिसको लता जी ने गाया है और बाला सुब्रमण्यम साहब जो मद्रास के बहुत ही पॉपुलर गायक हैं। फिल्म का नाम है वंश और उस गाने के बोल हैं कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। महकी हवाएं उड़ता चल, लट घुंघराले काले बादल, हाँ महकी हवाएं उड़ता चल, लट घुंघराले काले बादल, प्रेम सुधा नैनों से बरसे, पी लेने को जीवन तरसे। बाहों में कस ले रे प्रीत का चुंबन दे रे, बाहों में कस ले रे प्रीत का चुंबन दे रे, इन अधरों से छलक न जाए, इन अधरों से छलक न जाए यौवन रस अंगूर। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में
समीर जी, आजकल एक और भी ट्रेंड है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक जमाना था कि जब फिल्मों में नज़में हुआ करती थी, गजलें हुआ करती थी, कव्वालियों का भी दौर चला, भजन तो हुआ ही करते थे और गीत जो थे लोग गुनगुनाते भी थे। लेकिन आज ज्यादातर गीत ऐसे हैं जैसे लगता है कि सिर्फ नृत्य को ध्यान में रख करके लिखे जा रहे हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जैसा आपको अभी कहा कि ये जब वक्त के साथ हमको बदलना पड़ता है, वक्त जब बदलता है, जब लोगों की थिंकिंग बदलती है, जब लोगों की सोच बदलने लगती है, जब लोगों की धारणा में परिवर्तन होने लगता है, तो वो उसका असर हर जगह पड़ता है। तो जैसे आपने कहा कि भाई देशभक्ति के गाने आजकल नहीं सुनाई पड़ते, आजकल बहुत मीनिंगफुल गाने नहीं सुनाई पड़ते, आजकल बहुत शायराना गाने नहीं सुनाई पड़ते, नज़में नहीं सुनाई पड़ती, गज़लें नहीं सुनाई पड़ती। क्या है, अभी जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं कि मैं एक पिक्चर कोई लिख रहा हूं जिसका नाम है डिस्को डांसर, और उसमें कोई मुझसे कहे कि आप सरस्वती चंद का गाना लिख दीजिए। अब चंदन सा बदन चंचल, अब मैं एक पिक्चर मैंने लिखी बीच में, कूली नंबर 1। अब कूली नंबर 1 में एक गाना जो बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना हुआ कि भाई मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो। अब वो किरदार जो उस फिल्म का है, जो कूली है, उसकी लैंग्वेज जो है वो टपोरी लैंग्वेज है, बम्बई के जो लोग, हम लोग इस तरह की जो भाषा बोलते हैं। अब उसको मैं अगर बुलवा दूं कि तू भाई चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, तो ये लोग मुझे गाली देंगे, लोग बोलेंगे कि आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो वैसे गाने इसलिए नहीं सुनने को मिल रहे हैं क्योंकि उस तरह की कहानी हमको नहीं मिल रही। अगर प्यासा बनेगी तो प्यासा के रंग का म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा, अगर गज़ल बनेगी तो गज़ल आपको सुनने को मिले। अभी फिल्में जिस तरह की बन रही हैं, जिस तरह का सब्जेक्ट हमको मिल रहा है, उसमें जिस तरह की म्यूजिक की गुंजाइश है, उसमें बेहतर से बेहतर हम क्या कर सकते हैं वो हमारी पूरी कोशिश रहती है और हम करते हैं। मगर ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में, जैसे कुछ कहानियां अभी मैंने जो सुनी है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर एक बहुत गोल्डन वक्त आने वाला है म्यूजिक का, और बहुत अच्छा म्यूजिक जो कुछ मिसिंग है, जैसा लोगों को लग रहा है ना कि भाई, जैसे मैं आपको बोलूं इन दिनों जो फिल्में चली हैं, जैसे हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या मेरी राजा हिंदुस्तानी, ये फिल्में, ऐसी फिल्में जब शुरू होंगी तो डेफिनेटली फिर अच्छी फिल्म शुरू होगी, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा तो उसका म्यूजिक भी अच्छा होगा। अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, जो सच्चा म्यूजिक है वो भारतीय संगीत ही है, और गहराई में की बात अगर की जाएगी तो ही उसमें ठहराव होगा, नहीं तो ये चीज आएगी और चली जाएगी। समीर जी, एक पूरा गीत जो कई चरणों से गुजरता है जब तक वो अपनी फाइनल शेप में आता है, उसका एक हिस्सा तो तकनीकी भी है, उसकी प्रक्रिया जो है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसे आपके पास में जैसे अप्रोच करता है निर्माता या निर्देशक, और उसके बाद में क्या प्रक्रिया होती है उसकी, और किस तरह से वो गीत जो अपना आकार ग्रहण करता है? जी, क्या है, जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, जैसे मैं कई बार देखता हूँ कोई फिल्म जब हम जाते हैं दर्शकों के साथ देखते हैं तो लोग 2.5 घंटे में निकल के बोल देते हैं कि यार एक महा बकवास फिल्म है, कोई बोलता है टाइम पास है, कोई बोला ठीक है, कोई बोलता है हिट है। तो मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं उसकी टेक्निकलिटी को पूरी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ऐसे जैसा आपने कहा कि एक गाना, जो गाना हम हमारे श्रोता जो 5 मिनट में सुन के खत्म कर लेते हैं, उस गाने के पीछे इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो 5 मिनट के गाने में 5000 लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमको पहले एक फिल्म की कहानी सुनाई जाती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे पास एक फिल्म की कहानी लेके आते हैं, भाई ये कहानी है, इसमें ये जगह है जहाँ पे आपको गाना लिखना है। फिर हम और म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के उस पर डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या किया जाए। फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सोचता हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसको कंपोज करता है, उसकी धुन बनाता है। तो हम दोनों अपनी चीज जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने लेके जाते हैं। अगर उसको धुन बहुत अच्छी लग जाती है तो हमसे बोलता है भाई आप इस धुन पे कुछ लिख लीजिए। अगर उसको कोई मुखड़ा मेरा बहुत अच्छा लग जाता है तो वो बोलता है भाई इस मुखड़े पे आप धुन बना दीजिए। उसके बाद उस गाने को प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर आता है, उसको सुनता है। उसके बाद वो हम रिकॉर्डिंग रूम तक लेके जाते हैं उस गाने को, और उस रिकॉर्डिंग में गायक आते हैं और वो तमाम शाजिंदे होते हैं जो उसमें पार्ट प्ले करते हैं, जो उसको बजाते हैं। उसके बाद वो गाना जाता है हीरो हीरोइन तक, फिर वो गाना जाता है डांस डायरेक्टर तक, फिर वो गाना जाता है मिक्सिंग तक, फिर वो गाना जाता है डबिंग तक, फिर वो गाना आता है फाइनल रीमिक्स करके, फिर हमारे जो श्रोता हैं उनके सामने तक वो गाना पहुंचता है। मुखड़े की आपने बात की, मुखड़ा बहुत ही अहम
भूमिका अदा करता है। कभी ऐसा मौका है कि मुखड़ा, दिमाग पूरी तरह से खाली है या तलाश में है शब्दों की, कुछ आ रहा है और अचानक खट से एक मुखड़ा चला आया? कोई मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा रोचक संस्मरण कुछ हो गाने से संबंधित, आपका एक कोई रोचक किस्सा भी हो तो आप जरूर उसको हमारे साथ में बांटिए। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कोई गाना हम सोचते रहते हैं कि यार इस गाने को कैसे बनाएं, क्या करें, कई बात नहीं समझ में आती। जैसे मैं आशिकी का जिक्र कर रहा था कि आशिकी का एक गाना, एक सिचुएशन बड़ी मुश्किल सी थी, बड़ा सीधा सा गाना बनाना था मगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे याद है नदीम श्रवण हम लोग साथ में निकले नदीम के घर से और हम लोग रास्ते में गुजर रहे थे। तो मैंने बोला यार, तो नदीम को कुछ ट्यून दिमाग में आई तो वो ऐसे ही गुनगुनाने लगे कि यार समीर देखो अगर इस पे कुछ बात बनती है क्या। और करते करते मैं आपको बताऊं कि वो गाना मुझे लगता है कि 15 या 20 मिनट के अंदर वो पूरा गाना बन गया। और उस गाने पे मुझे पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और मुझे वो इसलिए याद आता वो गाना बार बार कि इतने कम वक्त में वो गाना बना कि जब वो गाना बना तो कहीं से भी हमारी सोच में बात नहीं थी कि इस गाने पे हमको पुरस्कार मिलेगा, यह गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा। और वो गाना था उस फिल्म का, उस गाने के बोल थे कि नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाओ कहीं, मर न जाओ कहीं ओके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। मैं जिस समीर से बात कर रहा हूँ उससे बात करते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि वो अभी भी बनारस का ही और बम्बई के ग्लैमर और उस शोहरत ने उस पर कोई खास असर नहीं डाला है, वही सहजता मुझे लग रही है। तो इस सहजता का राज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसा आपने बोला कि भाई डाउन टू अर्थ होना, सहज होना, ये चीज़ें जो हैं हमको हमारे संस्कारों से मिलती हैं। हम जिस परिवेश में पलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी से भी जितने लोग मिले हैं वो आज भी मुझसे बोलते हैं कि अनजान जी को उन्होंने जब पहली बार देखा था और 25 साल के बाद भी जब उन्होंने देखा तो उनको वैसे ही देखा था। तो शायद ये चीज सोच के नहीं की जा सकती या आदमी बन के नहीं बन सकता इस तरह का। उसको अपने आप एक चीज जो है वो मिली हुई है अंदर से, उसके लहू में है, उसके संस्कार में है। तो ये जो सहजता है या ये जो भाषा है या ये जो खुशबू है, जैसे आपने बोला कि अभी भी आप बनारस के लगते हैं, वो जैसे मैंने आपके कहा कि बनारस तो मतलब रात दिन मेरी जहन में रहता है। किसी का शेर है, बहुत अच्छा शेर है, और आपके इस सवाल का वो बहुत अच्छा जवाब है कि इस ज़मी आसमां से आगे हूँ, वक्त के कारवां से आगे हूँ, मैं कहाँ हूँ ये खुदा जाने, कल जहाँ था वहाँ से आगे हूँ। क्या बात है। अभी तक सवाल मैं आपसे पूछते रहा और आप उनके जवाब देते रहे, लेकिन सुनने वालों से चूंकि आज आप मुखातिब हैं, अपने दिल की
कोई बात जो आप खुद कहना चाहते हो, अगर कोई बात हो तो आप जरूर हमारे सुनने वालों से, जो आपके गीतों के दीवाने भी हैं, उनसे कहें। बिल्कुल, अगर आप सच पूछिए तो मैं श्रोताओं से अगर कुछ कहना चाहता हूँ ना, तो मेरी केवल एक ही गुजारिश है उनसे, और ख़ास तौर से जो मुझे बहुत चाहते हैं, और मैं ये केवल कह नहीं रहा हूँ, ये यकीनन मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि आज मैं जहाँ हूँ, जो हूँ, जैसा भी हूँ, वो केवल अपने श्रोताओं की मोहब्बत और उनके प्यार वजह से हूँ। और मुझे ये पूरी तरह सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मगर जब तक ये प्यार उनका और ये मोहब्बत उनकी मुझे मिलती रहेगी, मैं लिखता रहूँगा। और मेरी हमेशा एक कोशिश रहेगी कि मैं जितना अच्छा से अच्छा लिख सकता हूँ, जितना अच्छा से अच्छा उनको सुनने के लिए दे सकता हूँ, मैं देता रहूँगा। और मेरी ये गुजारिश है उनसे कि वो अपना ये प्यार और अपनी ये मोहब्बत जो है मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखें। समीर साहब, नई से नई ऊंचाइयों को आप छुएं, बेहतर से बेहतर मीठे मधुर गीत इसी तरह से लोगों के बीच में बांटते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज आपने विविध भारती के लिए, इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी भी सारी शुभकामनाएं अपने श्रोताओं को और अपने चाहने वालों को। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात गीतकार समीर से हुई। इनसे बात कर रहे थे कमल शर्मा। इस कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग दिया सुभाष मुंडे ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं शकुंतला पंडित।